आवाज आ रही है संदीप? जी गुड आफ्टरनून। नमस्कार निरंकार, आपका आवाज आ रही है? जी सर, प्रणाम। आ रही है आवाज। नमस्कार नमस्कार। 2 मिनट और हम लोग वेट कर लें, उसके बाद फिर से शुरू किया जाए। और कल वाला भी लेक्चर जो है वो YouTube चैनल पे है। यूट्यूब पर है सर। यस हाँ जी, हाँ बताओ संदीप। ये सर कल वाला लेक्चर यूट्यूब पर दिखा रहा है सर। हाँ कल वाला भी है। और इस तरह से हम लोग का प्रयास यही होगा कि जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं उसको प्रयास किया जाए कि वो YouTube चैनल पे रहें, ताकि जिसको छूट गया हो वो देख सके बाद में, और हमेशा के लिए जो है एक रिकॉर्ड बन जाए। ठीक है। और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में आज हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, कल हम लोगों ने देखा था इसके एजुकेशनल मैनेजमेंट की लीडरशिप, और दूसरा जो था वो हमारा डिसीजन मेकिंग था। ये दोनों हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टडी का टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग के बाद जो आएगा वो है कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ होता है संघर्ष। और संघर्ष आप में से कितने लोगों को पता है संघर्ष किसे कहते हैं? संघर्ष क्या है? जो बताना चाहे वो हाथ उठाए, फिर उसको मैं अनम्यूट करूं यहां से। संघर्ष की परिभाषा किसको पता है? और अगर आप विद संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और यही हमारा जो है टॉपिक है। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कौन बताएगा? कोई तो प्रकाश डाले कॉन्फ्लिक्ट पे। चलिए मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ आपको। जो भी चाहे आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। जी सर, संघर्ष का सामान्य जो कठिनाइयों के बीच जो हम कार्य हाँ करते बताइए। हैं। ठीक है। और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहे? सर एक निश्चित लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए जो भी समस्याएं आती हैं वो संघर्ष होती हैं। संघर्ष होती है। ठीक है। और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? संघर्ष का प्रारूप यही रहेगा। अब संघर्ष जैसे दो लोगों ने, निरंकार ने कहा और संदीप ने कहा, दोनों बातें सही है संघर्ष के रूप में। पहला तो निरंकार ने जो कहा है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी कठिनाई जो हमारे सामने है, या कोई भी कठिनाई जो हमें, और संदीप ने कहा कोई कठिनाई जो हमें हमारे लक्ष्य से बीच में आने में होती है, उसी संदर्भ में देखें। यदि कोई जी संस्थान सर। है, कोई कॉलेज है, और कॉलेज ने कुछ अपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, और कॉलेज को उद्देश्य निर्धारित करने के लिए, यानी कॉलेज अभी जहाँ पे है
और जो उसका उद्देश्य निर्धारित है वो एक समय के अंतराल के बाद आप उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बीच में जो आपके व्यवधान आएगा, उस व्यवधान में जो सबसे बड़ा व्यवधान होगा किसी संस्थान में, वह जहाँ लोग आपस में काम करते हैं, वहाँ लोगों के बीच में मत भिन्नता होती है, मतैक्य नहीं होता। तो जैसे किसी संस्था में मान लो 20 लोग काम कर रहे हैं, हम ही लोग हैं, मान लो 20 लोग काम कर रहे हैं, तो 20 लोग जब काम करेंगे तो वहां पे क्या होगा, इनफॉर्मल ग्रुप्स बनेंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे। वो कोई 2 लोग का आपस में मन मिलता होगा, वो आपस में बैठेंगे, कोई 4 लोगों का होगा, वो आपस में बैठेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे इनफॉर्मल ग्रुप्स में, तो फॉर्मल ग्रुप तो इंस्टीट्यूशन है, उसको बनाया गया है इस उद्देश्य से कि कोई भी संस्थान अपने अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। जैसे उसको आ, कोई भी वो लक्ष्य निर्धारित करता है, जैसे मान लीजिए कॉलेज है, वो लक्ष्य निर्धारित करता है कि मुझे गोरखपुर में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज बनना है। ठीक है, यह एक लक्ष्य हो गया। हालांकि लॉफ्टी गोल है, बहुत ही मतलब बहुत डिमांडिंग गोल है। लेकिन अगर कोई कॉलेज ये डिसाइड करता है कि हाँ मुझे नंबर 1 का कॉलेज बनना है, या कोई स्कूल ये डिसाइड करता है कि मुझे शहर में नंबर 1 का स्कूल बनना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वह उस संस्थान के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, उस संघर्ष से उसको क्या करना होगा, उस संघर्ष को उसको मिनिमाइज करना होगा। बाहर के संघर्ष की बात नहीं हो रही है, आंतरिक संघर्ष की बात होती है। अगर आपने किसी संस्थान में काम किया है, तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि संघर्ष क्या होता है। कोई इसके पीछे सबसे बड़ा संघर्ष के पीछे संस्थान में क्या कारण है आपको लगता है? किसी संस्थान में संघर्ष के पीछे क्या कारण हो सकता है, बताइए। अच्छे से सर उसको क्रियान्वित करना या अपनी सफलता को प्राप्त करना। नहीं, जैसे लोग आपस में काम कर रहे हैं, मानो 20 लोग आपस में काम कर रहे हैं, उनके बीच में आपस में संघर्ष है, एक खिंचाव है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, मतभेद है, अप, वो क्यों होता है? अपने आप को सुपीरियर प्रेजेंट करने के लिए। सर ईगो की प्रॉब्लम। हाँ, एक बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है, अपने आप या को सुपीरियर सुपीरियरिटी समझना कि कॉम्प्लेक्स हो हम। सकता है, जी। अपने आप को सुपीरियर समझना। हाँ, और कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? सर ग्रुपिज्म। हाँ, ग्रुपिज्म, एकदम सही कहा आपने। जैसे मैंने बताया कि संस्था की शुरुआत ही संघर्ष से होती है, और ये संघर्ष एक तरह से वर्ग संघर्ष की तरह होता है। जैसे मैनेजमेंट, इसमें एक मैनेजमेंट का व्यक्ति भी है बैठा हुआ, और टीचिंग का भी व्यक्ति बैठा हुआ। तो एक संस्था में मैनेजमेंट और टीचर्स ये आपस में खिंचाव की कंडीशन में होते हैं, एक तनाव की मुद्रा में होते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को काम लेना होता है और टीचर्स को काम करना होता है। मैनेजमेंट को पैसा पे करना होता है, टीचर्स को पैसा लेना होता है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, एक तनाव उत्पन्न होता है। उस तनाव में आग में घी का काम क्या करता है? अगर कोई 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, इस तरह से ग्रुप 20 टीचर है, उनके 2 2 3 3 4 4 के ग्रुप बन जाते हैं, और उसमें क्या करते हैं, एक ग्रुप ऐसा होता है जो मैनेजमेंट की कटु आलोचना करता है। जी। हमेशा ऐसे ग्रुप आपको मिलेंगे जो मैनेजमेंट की दूसरा ग्रुप जो होगा वो भेदिया टाइप का होगा। ठीक है, जो विभीषण टाइप के लोग होते हैं, वो दोनों तरफ बताएंगे, वो मैनेजमेंट की बात टीचर्स को बताएंगे, टीचर्स की बात मैनेजमेंट को बताएंगे। ठीक है, कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जो होशियार टाइप के होंगे, वो निरपेक्ष रहेंगे, वो ये प्रदर्शित करेंगे कि मुझे कोई मतलब नहीं, ना तो मैं मैनेजमेंट की तरफ से हूँ और ना मैं टीचर्स की तरफ से हूँ, मैं गुट निरपेक्ष की नीति अपना रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है?
सर जो दोनों तरफ रहता है, दोनों चमचागिरी तरफ वाले। जो बिल्कुल जो चमचागिरी वाले हैं, जो दोनों दोनों तरफ तरफ बंदे, ये ग्रुप जो है सबसे डेंजरस ग्रुप होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, इसका एक ही काम होता है, आग में खर डालना, आग में घी का काम करना। इनका अपना कोई व्यक्तिगत लाभ हो चाहे ना हो, जी ये अपनी आदत से मजबूर होते हैं, ये यही करेंगे। ठीक है, इनकी आत्मा में जैसे एक हलचल सी मची रहती है, एक कुलबुलाहट होती रहती है, जब तक ये करते नहीं है इनकी आत्मा शांत नहीं होती है। इनका एजेंडा यही होता है आने का संस्थान में, ये आकर के कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि उबाल क्रिएट हो। तो ये कॉमन सेंस में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम आपको मैनेजमेंट की मोटी मोटी किताबों में नहीं उलझा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक किताब मेरे हाथ में है। ठीक है, ये इस किताब को वांकेल एंड स्टर्नर, बहुत ही दोनों महान लेखक हैं, वांकेल एंड स्टर्नर। ठीक है, ये इन्होंने लिखा हुआ है इसको। ये मैनेजमेंट की बहुत ही प्रमुख और बहुत ही पॉपुलर बुक है। देसी किताब में भी एक किताब हमारे पास है जिसको इसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, ये छाबड़ा ने लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी तो और अच्छी है ये छाबड़ा देसी वाली। मतलब अपने, हाँ छाबड़ा वाली भी अच्छी है। हम्म, और टॉपिक इसमें आपको सारे मिल जाते हैं, जी तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं आपको, तो ये भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अभी हम कॉन्फ्लिक्ट को सरल भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, फिर कॉन्फ्लिक्ट के एक हम उस जो एक लिखित रूप है, जो जिस जैसे हमको लिखना रहता है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ भी हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना समझिए कि हर संस्थान, चाहे वह छोटा संस्थान हो, बड़ा संस्थान हो, सभी को इस कॉन्फ्लिक्ट की समस्या से गुजरना पड़ता है। और बिना इस कॉन्फ्लिक्ट के कोई भी संस्थान या कोई भी संस्थान इस कॉन्फ्लिक्ट से अछूता नहीं है, अगर वह संस्थान है तो। ठीक है, तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सी चीज है जो सबको समझनी चाहिए। अब इसमें ऑब्जेक्टिव्स फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। जो भी चीजें हम पढ़ेंगे अ, उससे आपस में लास्ट में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उन चीजों के सबसे पहले कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। कर्सर दिखाई दे रहा है कंप्यूटर पे, ये कंसेप्ट पे देखिए, कंसेप्ट समझने का प्रयास करेंगे और सीखने का, प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करेंगे, ताकि इसको हम अपने आने वाले लाइफ में इसको एम्प्लॉय कर सकें, इसको उपयोग में ला सकें। यहाँ उद्देश्य जो है वो पढ़ने का यही है कि इसको उद्देश्य इसको हम ला सकें अपने उसमें, समझने का प्रयास कर सकें। ठीक है, तो और इसके बाद एक और चीज है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है कॉन्फ्लिक्ट आपको? जी जी सर। सर। हाँ, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या। ठीक है, इसमें वो सारी चीजें हम लोग बैक देखेंगे, करिए। यानी कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स, कॉन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशंस कैसे होंगे, और वो सारी चीजें हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो यही है कि इस शब्द को कन्फ्लिक्टस 15 सिरका में इसको टुगेदर प्लस फ्लिगरे यानी टू स्ट्राइक, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अ कॉन्फ्लिक्ट इज अ सीरियस डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट टिपिकली अ प्रोटेक्टेड वन। यानी ये क्या होगा, अगर आप डिक्शनरी के अनुसार हम समझने का प्रयास करें, ये एक ऐसी स्थिति है, ठीक है, जिसमें कि सीरियस डिसएग्रीमेंट होता है। ये ऐसा नहीं कि ये शारीरिक रूप से इसमें हिंसा होगी, बट डिसएग्रीमेंट होगा, लोग आपस में सहमत नहीं होंगे। और जब लोग आपस में सहमत नहीं होंगे तो मैनेजर के लिए जो प्रबंधक होगा या जो प्रिंसिपल होगा, उसके लिए एक बड़ी समस्या ये खड़ी हो जाती है कि हम इन लोगों को आपस में सहमति लेकर के काम को कैसे आगे करें। वेबस्टर की डिक्शनरी क्या कहती है, अ स्ट्रगल फॉर पावर प्रॉपर्टी। जैसे कि अभी प्रियंका ने बताया कि ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी ने बताया अपने आप को सुपीरियर दिखाने की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी ने ये दिखाया कि वह अपने आप को अच्छा साबित इसलिए करने पे लगा रहता है या चमचागिरी इसलिए करने पे लगा रहता है ताकि उसको कुछ और प्रिविलेजेस मिल जाए।
कुछ संस्थान उसके लिए कुछ रियायतें दे दे, संस्थान उसके लिए कुछ ऐसा कर दे, ठीक है, जिससे कि वो उसको अनौपचारिक रूप से कुछ लाभ पहुंचे। तो ये सारी बातें इसके शाब्दिक पहलू पे आती हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ डिफिनीशंस हैं इसके, आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें एरिक का डिफिनीशन बहुत महत्वपूर्ण है। A theory of psychological development, a conflict is a turning point during which an individual struggles to attain some psychological quality, sometimes referred to as psychosocial crisis. This can be a time of both vulnerability and strength as the individual works towards success or failure. और कॉन्फ्लिक्ट को साइकोलॉजी में कैसे डिफाइन करते हैं? एराउजल ऑफ टू आर मोर स्ट्रांग मोटिव्स दैट कैन नॉट बी सॉल्व टुगेदर। तो यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है वो ये है कि यदि कोई मैनेजर है, यदि कोई प्रबंधक है, यदि कोई प्राचार्य है, उसके लिए सबसे, अगर उसके अंदर कला कौशल है, उसके अंदर कुशलता है, तो सबसे पहले क्या करेगा? अपने यहाँ अपने संस्थान में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे 100 में क्या करेगा कि मिनिमाइज करके उनको 10 पे या 5 पे या 1 पे ला सकता है। ये उसके कला कौशल के ऊपर है। और वो कला कौशल कहाँ से आएगी? मानव व्यवहार को समझने की यदि उसके अंदर शक्ति है, यदि वह मानव व्यवहार को समझने में सक्षम है, तभी वो ये काम कर सकता है। क्योंकि जो, अगर आपके मन में ये है कि हाँ ये एक ग्रुप ज्यादा बढ़िया है, एक ग्रुप ज्यादा खराब है, या इस तरह की कोई बात अगर करता है, तो आप प्रॉपर जो है निष्पक्ष रूप से अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं। तो दोनों लोगों जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, वहां पर ये रेफरी की भूमिका में नहीं रहता है कि दो टीमें भिड़ रही हैं और वहां रेफरी की भूमिका में फैसला करे कि तुम गलत हो, तुम सही हो, या इस तरह का वो हरकत करे। वहां उसकी भूमिका क्या होती है? बहुत सरल भूमिका उसकी है, और वो भूमिका सिर्फ इतनी है कि वो चाहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज किया जा सके, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के रहते रहते संस्थान अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है उसके लिए कि वो उन लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाए, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है इस चीज को समझना कि कोई भी संस्थान अपने लक्ष्यों की प्राप्ति तभी कर पाएगा जब वह कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करना जानता हो। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज नहीं करेगा तो उसके लिए संभव नहीं है कि वो ये काम कर पाए, ठीक है। और एक और परिभाषा आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें लिखा अ परसीव्ड इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ एक्शंस, गोल्स आर आइडियाज। मेयर्स ने कहा है द एलिमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर मच द सेम एट ऑल लेवल्स, फ्रॉम नेशन एट वार टू कल्चरल डिस्प्यूट विद द सोसाइटी टू इंडिविजुअल इन ए मार्शल डिस्प्यूट। इन्होंने देखिए कहा है कि यदि आप समझते हैं इस चीज को, चाहे युद्ध की वो स्थिति हो, दो देश आपस में युद्ध कर रहे हो, ठीक है, चाहे दो सभ्यताएं आपस में युद्ध कर रही हो, दो समाज आपस में युद्ध कर रहे हैं, या दो ताकतवर लोग आपस में युद्ध करते हैं, इन सभी स्थितियों में जो संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसका प्रकार जो होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और वो कहाँ से आता है? वो एराइज होता है, उत्पन्न होता है कॉन्फ्लिक्ट, वो उत्पन्न होता है विचारों के न मिलने से और आपस में विचारों के तालमेल न बैठने से, तो युद्ध की स्थिति आ सकती है। लेकिन एक संस्थान में इसको आपको पढ़ाने के पीछे, क्योंकि ये इसकी जो ओरिजिन है वो मिलिट्री साइंस है। मिलिट्री साइंस अगर इसमें कोई विद्यार्थी हो तो वो जानता है कि स्ट्रेटजी जो शब्द आया हुआ है, वो स्ट्रेटजी शब्द हमने लिया हुआ है मिलिट्री साइंस से। क्योंकि मैनेजमेंट आपको पता होगा कि जैसे एजुकेशन कोई एक विषय नहीं है, वो विषयों का समुच्चय है। क्योंकि एजुकेशन में आप साइकोलॉजी भी पढ़ते हो, पढ़ते हैं ना? बोलिए। एजुकेशन में केवल एक जी विषय तो जी आप नहीं सर। पढ़ते हैं। एजुकेशन में, एजुकेशन को कभी भी आप एक पक्षी या एक विषय के रूप में नहीं समझ सकते हैं। एजुकेशन एक मल्टी फेसेट यानी बहुआयामी विषय है, और जिसके कुछ विषयों को आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण है आपकी उसकी फिलॉसफी, उसकी साइकोलॉजी, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और बहुत सारे उसके पक्ष हैं। तो ये डायमेंशंस है, वो कोई इकलौता विषय नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर भी मैनेजमेंट, मैं आपको बता दूं, मैनेजमेंट भी अपने आप में कोई इकलौता विषय नहीं है, कोई अकेला विषय नहीं है कि जिसको आप केवल एक पक्ष से उसके समझ सकते हैं। ये भी एक कई विषयों का एक तरह से समुच्चय है। और इसमें हमने जो ज्यादातर चीजें ली हैं
जैसे कन्फ्लिक्ट में क्या है, कन्फ्लिक्ट में जो हमने लिया है, टर्म्स लिए होंगे, वो हम मिलिट्री साइंस से लेंगे, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है स्ट्रेटजी। कोई भी संस्थान है, वो संस्थान कुछ अपनी स्ट्रेटजी लेकर के चलता है, ठीक है। और जब वो अपनी स्ट्रेटजी लेकर के चलता है तो उसको पता होता है कि कहाँ पर किसको दबाना है, किसको उभारना है, और कैसे एक तालमेल बैठा करके हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कोसर की ये डिफिनीशन भी आप याद कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज ए स्ट्रगल बिटवीन अपोनेंट्स ओवर वैल्यूज एंड क्लेम्स टू स्केर्स स्टेटस, पावर एंड रिसोर्सेज। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है, वैल्यूज। वैल्यूज का अर्थ क्या होता है? मूल्यों से होता है। जब इनफॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं, आपस में वो ग्रुप्स कोलैप्स करते हैं, आपस में ग्रुप लड़ाई करते हैं या फाइट करते हैं, तो उन ग्रुप्स की सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होती है कि वैल्यूज उनके डिफर करते हैं। कोई भी इंसान कुछ ना कुछ वैल्यूज क्या होते हैं? अ सेट ऑफ रूल्स, कि हम बचपन से कुछ वैल्यूज को लेकर के बड़े होते हैं, उन्हीं वैल्यूज के सहारे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और जब हम उन वैल्यूज और के सहारे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो जब दूसरे लोग आते हैं हमारे सामने नए वैल्यूज लेकर के, अलग तरह के वैल्यूज लेकर के, तो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट होता है। यहाँ एक पॉइंट मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ। जैसे जो पहला लेक्चर है परसों का, यानी 26 तारीख का अगर आप लेक्चर देखें, तो उस लेक्चर में मैंने स्पष्ट रूप से आपसे एक प्रश्न पूछा था, और वो मेरा प्रश्न ये था कि सभी लोग ये बताइए कि आप में से कितने ये समझते हैं कि यह जीवन जो है एक कठपुतली है। तो ज्यादातर लोगों ने इस बात से सहमति दिखाई थी कि सर जीवन कठपुतली है, बोला था सभी लोगों ने। तो मैं एक नया दर्शन लेकर के आया आपके सामने। मैंने कहा कि हम अगर जीवन को कठपुतली मानते हैं तो हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और कहीं एक जगह बैठ करके प्रार्थना करते रहेंगे, हे भगवान प्रकट हो और वैक्सीन दो। हम वैक्सीन बनाने में नहीं लगते। मैंने क्या कहा आपसे कि हम वैक्सीन आज बनाने में इसलिए लगे हैं, हमारे देश में वैक्सीन हर जगह ट्रायल्स चल रहे हैं बनने का। कारण उसका क्या है कि हमको पता है कि मनुष्य कठपुतली नहीं है। इस कंसेप्ट से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम क्रिएटिवली नहीं सोच पाएंगे, हम थॉटफुली नहीं सोच पाएंगे, और हम कठपुतली ना होते हुए भी अपने आप को अपनी मानसिकता से कठपुतली बना बैठेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज की बदलती परिस्थितियों में आप पुराने जीवन दर्शन के सहारे लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। आप सफर करेंगे या आप फंस जाएंगे। क्योंकि जिस आजादी का कंसेप्ट, यानी जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आया है, जो हम लोग आज एक नई व्यवस्था में रह रहे हैं, वह कंसेप्ट खुद ही यूरोप से आया है। आपको पता होगा, आपने क्लास 9-10 में नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा होगा कि यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना शुरू हुआ। जब अंधकार युग खत्म हुआ तो रेनेसा शुरुआत हुआ, पुनर्जागरण जिसको बोलते हैं। ये सारी चीजें, पुनर्जागरण और नेशनलिज्म, ये कहाँ से निकल करके आई हैं? इसका आधार यही है कि मनुष्य कठपुतली नहीं है, वह अपने आसपास के वातावरण में अपना इच्छित परिवर्तन कर सकता है। और आज दुनिया में जो सबसे टॉप पे जो कंट्री है, 1 नंबर पे है, ठीक है, उस देश की फिलॉसफी मैंने आपको उस दिन समझाने का प्रयास किया था। अगर वो फिलॉसफी आप समझ लेते हैं तो आप लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी बढ़ सकता है अगर उसको आत्मसात कर ले। मैंने 3 बातें कही थी उस दिन। पहली बात मैंने कहा था कि मनुष्य जो है, पहली बात जो मैंने कही थी वो कही थी, यह प्रकृति आंशिक रूप से अनिर्णित है, पार्शियली अनडिसाइडेड। याद है आपको संदीप? आप थे उस क्लास में? जी सर। पहले दिन मैंने कहा था कि यह प्रकृति अंशतः अनिर्णित है। दूसरा मैंने कहा था मनुष्य अंशतः स्वतंत्र है। अंशतः, पूरा स्वतंत्र नहीं है, अंशतः स्वतंत्र है। लेकिन ये जो आंशिक स्वतंत्रता है मनुष्य की, वो ही इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि वो जितनी उसको आंशिक स्वतंत्रता मिली है, अगर सारे मनुष्य अपनी अपनी आंशिक स्वतंत्रता को आपस में जोड़ देते हैं तो वो आंशिक स्वतंत्रता मिल करके एक इतनी बड़ी पावर क्रिएट करती है जो कि ईश्वर को मदद करती है, जो विश्व की पूर्णता में। तो अगर आप समझ लें कि यह विश्व अंशतः अनिर्णित है, मनुष्य अंशतः स्वतंत्र है, और ईश्वर हमसे उम्मीद करता है, हमको बनाने के पीछे उसकी भावना यह है कि यह मनुष्य जो विश्व अनिर्णित है, वो जो पार्ट इसका अनडिसाइडेड है, उस पार्ट को और बेहतर बनाएगा ये। तो अगर ये फिलॉसफी आप आत्मसात करते हैं
जो प्रैग्मेटिक फिलॉसफी है, जो 20वीं शताब्दी की प्रमुख फिलॉसफी है, जो ये बताती है कि मनुष्य के पास फ्री विल है और उस फ्री विल की मदद से वह चयन कर सकता है, वो चयन करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये फिलॉसफी को अपना करके हम और आप कोई भी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, ऊंचे मुकाम हासिल कर सकता है। ठीक है। उसी कड़ी में हम एक संस्थान को क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जो विकास होता है वो 19वीं शताब्दी में बहुत तेजी से होता है और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यानी शुरू के 50 साल बहुत तेजी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होते हैं। 1901 से लेकर के 1950 के बीच में आप देखिए बहुत सारे नए खोजें हुई हैं, नया परिवर्तन हुआ है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कब कब हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हो पाया। 1903 में जहाज बना, उसकी थियरी खोजी गई, उसके बाद जहाज में इंसान उड़ने लगा, उसकी गति बहुत तेज हो गई, बहुत स्पीड बढ़ गई उसकी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में। और 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज है वो इंटरनेट है। आप सब जानते होंगे इस चीज को। इंटरनेट ने क्या किया, इंसान के पास सूचनाओं को पहुंचाने की गति इतनी तेज कर दी है कि अगर आप तेजी से सूचनाओं को समझना और प्रोसेस करना सीख जाते हैं तो आप इस बदलते समय में बहुत लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप इसको इंटरेस्ट लेकर के नहीं सीखते हैं, नहीं समझने का प्रयास करते हैं, तो आप क्या होंगे, धीरे धीरे पीछे चलते चले जाएंगे और आपके अंदर धीरे धीरे हीन भावना आपके भीतर घर करती चली जाएगी और आपको ये लगेगा कि आप इस तेजी से बदलती दुनिया में अपने आप को फिट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और आप पीछे खींचते जा रहे हैं, पीछे की तरफ घसीटते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, आपको कुछ नहीं करना, बहुत हाई फाई आईक्यू की जरूरत नहीं है। बस टेक्नोलॉजिकली आप अपने आप को एक्टिव रखिए। आप रेडीनेस टू लर्न जिसको बोलते हैं, हमेशा सीखने के लिए आप तत्पर बने रहिए। तो आपको कोई भी परेशानी ऐसी नहीं उठानी पड़ेगी जिससे कि आपको दिक्कत हो। ठीक है। और देखिए, कॉन्फ्लिक्ट टेक्स प्लेस व्हेन एवर इनकम्पेटिबल एक्टिविटीज अकर। रूबिन ने भी कहा, कॉन्फ्लिक्ट इज ए परसीव्ड डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट और अ बिलीफ दैट द पार्टीज करंट एस्पिरेशन कैन नॉट बी अचीव्ड साइमल्टेनियसली। तो ये सारी चीजें एक इसके थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को बनाते हैं। ठीक है। और भी ढेर सारी यहाँ पर डेफिनेशंस हैं अगर आप, लेकिन कुछ अगर डेफिनेशन आप समझने का प्रयास करते हैं। वेबर एक बहुत ही मैक्स वेबर का नाम कितने लोगों ने सुना है? कोई सोशियोलॉजी पढ़ा हुआ है इसमें? जी सर। वेबर ने क्या कहा था, कोई महत्वपूर्ण बात बताइए इनकी, वेबर की। वेबर वो पहले सामाजिक दार्शनिक थे जिन्होंने सामाजिक विज्ञानों में थियरीज बनाने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि कोई धार्मिक समाज यदि है, ठीक है, ये लिखी हुई बात है उनकी, धार्मिक समाज यदि कोई है, माने बहुत ज्यादा अगर उसका धर्म के प्रति झुकाव है तो वह आर्थिक रूप से पिछड़ने लगता है। ये एक थियरी है वेबर की। हालांकि सोशियोलॉजी में थियरी बनाना अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, बहुत कठिन काम है, लेकिन वेबर को हम लोग इसीलिए बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं क्योंकि वेबर ने ये कहने का साहस किया था कि यदि कोई देश है, वह अब देखिए, चाहे सऊदी अरबिया है, लोग एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि सऊदी अरबिया के पास बहुत संपत्ति है, बहुत धन है, लेकिन आप ये बात समझने का प्रयास करिए कि सऊदी अरबिया के पास जो धन या संपत्ति है वह उसके जीडीपी से नहीं आता है, उसके यहाँ हो रहे प्रोडक्शन से नहीं आता है। उसके यहाँ ऑयल रिजर्व जो है, उस रिजर्व को बेच बेच कर करके वो पैसा बना रहे हैं। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि कोई भी चीज दुनिया में कितने समय तक सेल की जा सकती है। अगर कोई चीज रिजर्व है, रखी हुई है, उसको हम सेल करते जा रहे हैं, तो एक समय आएगा ना जब वो खत्म हो जाएगी। तो नेचुरल रिसोर्सेज पे कोई देश यदि धनी बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि वह एक दिन ऐसा आएगा जब उसके सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और तब वह असली दौड़ में पिछड़ना शुरू होगा। जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अपने काम के बल पे, अपने रिसर्चेज के बल पे, अपने प्रोडक्शन के बल पे, अपने टेक्निकल रिसर्च और डेवलपमेंट के बल पे आगे बढ़ रहे हैं, वह सदैव आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि वह किसी, कहते हैं ना, रखा हुआ धन जो है बहुत समय तक नहीं चलता है। आपसे क्यों कहा जाता है कि नियमित रूप से अपने धन के भंडार को बढ़ाइए, अर्न करिए, अर्न करिए, रखा हुआ पैसा मत यूज करिए। इसका कारण सिर्फ यही है कि रखा हुआ संपत्ति अगर आपको यूज करने की आदत पड़ गई
तो दो प्रॉब्लम होगी, एक तो वो धीरे धीरे खत्म होगा, दूसरी जो समस्या आएगी आपके अंदर जड़ता आती जाएगी, क्योंकि आप तब प्रोड्यूस करना नहीं सीखेंगे, आप धन को प्रोड्यूस करना, रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करना नहीं सीख पाएंगे। तो बेबर की बात इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और इन्होंने कहा क्या सोशल रिलेशनशिप विल बी रिफर्ड टू एज कॉन्फ्लिक्ट insofar as action within it is originated intentional to carrying out the actor's own will against the resistance of the other party or parties. Thus, social interaction of conflict is defined by the desire of each participant to impose his will upon the other resistance. मैंने will की बात कही, वो 20वीं शताब्दी की, यानी जो 1901 से लेकर के और 1950 के बीच में सबसे बड़ी जो उपलब्धि मानी जाती है मानव सभ्यता की, वो ये पता लगाना माना जाता है कि मनुष्य के पास एक फ्री विल है, चुनाव करने की आजादी है, और वहीं से सारी चीज शुरू होती है। और इस पे भी देखो उसने कहा है कि द सोशल इंटरेक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज डिफाइंड बाय द डिजायर ऑफ ईच पार्टिसिपेंट टू इम्पोज हिज विल अपॉन द अदर्स रेजिस्टेंस। तो कोई भी ग्रुप जब अपनी बातों को एक बात दूसरे पर थोपने का प्रयास करता है, और जब वह सफल कब होता है इस चीज में, वो सफल तब होगा जब उसको मैनेजमेंट या प्रिंसिपल का सपोर्ट मिलने लगता है। तो एक ग्रुप धीरे 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 उसमें प्रभावी होने लगता है, और वही ग्रुप आगे चल के उस संस्थान को लीड करने लगता है। अब समस्या क्या है, अगर वह संस्थान लीड हो रहा है उस दिशा में जो उसका निर्धारित लक्ष्य है, तब तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार चीज है। लेकिन अगर वह ग्रुप संस्थान के निर्धारित लक्ष्यों को दूसरी तरफ ले जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा है, इसका मतलब यह है कि अब वह संस्थान सफर करेगा, और सफर किसकी वजह से करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसके प्रिंसिपल या मैनेजर के एक खास तरह के झुकाव के कारण करेगा, कि वो एक खास तरह एक तरफ झुक रहा है, और उस झुकाव की वजह से एक ग्रुप मजबूत हो रहा है, और वो ग्रुप अब अपने बिल को थोप रहा है बाकी लोगों के ऊपर। और प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है, किसी संस्था का गर्त में जाना या किसी संस्था का स्काई रॉकेट होना, प्रोडक्शन में, सर्विसेज में, किसी भी चीज में। ये बताता है, आपको भी बड़ी संस्था देख लीजिए, अगर वो तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब कि जो ग्रुप वहां डील कर रहा है और जो ग्रुप वहां लीड कर रहा है, दोनों में एक कांग्रुएंस है, एक आपसी सहमति है, और दोनों मिल करके उस संस्थान को आगे बढ़ाने की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन कोई संस्थान पिछले 10-20 वर्षों में उसका परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है, या उसको यूं समझ लें कि उसके शेयर के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं मार्केट की भाषा में, तो इसका मतलब सीधे सीधे होता है कि उस इंस्टीट्यूशन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, एक डाउनफॉल शुरू हो गया है, और डाउनफॉल शुरू हो गया इसका मतलब कि अब वो धीरे धीरे पतन की तरफ जा रहा है। हमेशा याद रखिए, जैसे मैंने कहा था कि ईश्वर को छोड़ के कुछ भी एक पक्षी नहीं है, सब चीजें जो होती हैं वो अपोजिट के साथ है। अगर कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है तो नियम के अनुसार वो किधर जाएगा। यदि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और प्रकृति का नियम यह है कि कुछ भी एज इट इज नहीं रहता, परिवर्तन होता रहता है, तो यदि जीवन में आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप कहाँ जाएंगे नियम के हिसाब से, पतन की तरफ, नीचे की तरफ, पतन की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। जाहिर सी बात है, दो पोल हैं, दोनों अपोजिट हैं, एक तो ऊपर की तरफ ले जा रहा है आपको, यानी जीवन में उत्तरोत्तर आप उन्नति कर रहे हैं, और या तो आप जीवन में उत्तरोत्तर नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप ये कभी मत सोचिए कि अगर आज आपकी स्थिति अच्छी है तो वह स्थिति हमेशा अच्छी रहेगी अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि प्रकृति में जड़ता का नियम है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी ही रहेगी। विज्ञान पढ़े हैं आप लोग ना, जड़त्व का आघूर्ण एक कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है, ठीक है, न्यूटन का लॉ है। कोई वस्तु अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर कोई वस्तु चलती है तो चलती रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो मनुष्य क्या है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वह लाइफ में आगे की तरफ बढ़ सकता है या लाइफ में नीचे की तरफ जा सकता है। ऊपर की तरफ कब बढ़ेगा, ऊपर की तरफ कब बढ़ेगा, जब वो प्रोडक्टिव होगा, जब वह रिसोर्सेज का उत्पादन कर रहा होगा, यानी वो जोड़ रहा होगा, प्लस कर रहा होगा, अपनी चीजों को प्लस कर रहा होगा। बहुत सिंपल गणित है, प्लस और माइनस से ही सब शुरुआत होती है लाइफ में, प्लस का अपोजिट होता है माइनस। तो या तो आप लाइफ में प्लस की तरफ बढ़ रहे होते हो, या तो आप लाइफ में माइनस की तरफ बढ़ रहे होते हो, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार कुछ भी एज इट इज नहीं रहता, प्रतिपल प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। अब वो परिवर्तन
को आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या अपने नुकसान के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, या आपकी फ्री विल पर निर्भर करता है। अगर आप कोई खेत है, अगर हम किसान बैकग्राउंड से हैं, पूरा भारत आज भी लगभग 60 से 65% आबादी जो है वह गांव में बसती है। तो गांव में बसने वाला हर किसान जो खेत में जाता है उसको पता होता है, वो बहुत सतर्क होता है एक चीज को लेकर के कि खरपतवार ना उगने पाए। खरपतवार को नियमित रूप से वो निकालता रहता है। कारण क्या है उसका? क्योंकि ये धरती माता तो बहुत भोली है, उसको क्या पता है कि कौन सा सीड उगाना है, कौन सा सीड दबाना है। वो तो जैसे खेत में आपने गेहूं डाला, गेहूं के साथ साथ खरपतवार भी उगेगा। उगेगा कि नहीं? बताइए, उगता है, सारी चीजें उगती हैं अपने उसी। होगा। तो प्रकृति तो भेदभाव नहीं करती उगाने में, वो तो सबको एक साथ। अब मनुष्य क्या करता है? मनुष्य बहुत ही चालाकी से वो चीजें जो जिनको वो बढ़ाना चाहता है उनको रहने देता है, और जिनको नहीं बढ़ाना चाहता उनको क्या करता है? उखाड़ के फेंक देता है, निकाल देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? निराई, गुड़ाई, प्राइनिंग, जो भी भाषा में, गांव की भाषा में क्या बोलते हैं उसको? निराई कहते हैं। ये निराई। तो क्यों कहते हैं? ये निराई केवल खेत में नहीं होती है। निराई गुड़ाई ये हमारे जीवन का हिस्सा है, वहां से निकला है। यदि आप मस्तिष्क को समझ लीजिए, मस्तिष्क को अगर आप अच्छे विचारों से नहीं भरते हैं तो आपके मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क में क्या होगा? खरपतवार, कचड़ा, कबाड़ा, कूड़ा सब बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो ऐसे बढ़ने लगेगा। तो माइंड को हम कंपेयर करते हैं फर्टाइल ग्राउंड से, कि तो अब आपको क्या करना है? ऐसे विचारों को यहाँ रखना है जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद आगे बढ़ने करे, को चाहिए। और ऐसे विचारों को उखाड़ करके फेंक देना है जो कि आपको पीछे की तरफ ले जाते हैं। बहुत सरल बात है। यानी लाइफ में आपको प्लस करते जाना है, प्लस 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 प्लस। इस तरह से क्या होगा? आप लाइफ में अपने एसेट्स को बढ़ाएंगे। एसेट्स को बढ़ाने का मतलब क्या होगा? आप संपत्तिशाली बनेंगे। संपत्तिशाली बनने का मतलब केवल धन से नहीं है। हर वो चीज संपत्ति है जो आपके जीवन को रिच करती है, धनी बनाती है। और धनी बनाने का मतलब क्या है? अच्छे विचार, वो भी आपको रिच करते हैं। ठीक है? अच्छी दोस्ती, वो भी आपको रिच करती है। प्यार मोहब्बत, ये भी आपको रिच करता है। ढेर सारा धन धान्य सामान, आपके घर में बढ़िया मंदिर है, भगवान सजे हैं अच्छे से, वो भी एक तरह से समृद्ध। तो हर तरह की समृद्धि को रिचेज या धन से जोड़ करके देखा जाता है। तो अगर आप नियमित रूप से प्रयास करते रहेंगे, अगर आप अपने जीवन में एसेट जोड़ते रहेंगे तो आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आप एसेट जोड़ना छोड़ देंगे तो आप प्रकृति के दूसरे नियम के हिसाब से आप नीचे की तरफ सरकते चले जाएंगे। आप बहुत सारे लोगों को आसपास देखिए, पिछले 10 सालों में आप नजर दौड़ाइए, उसमें आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ऊपर की तरफ गए हों, और आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो नीचे की तरफ गए हों। वो नीचे की तरफ गए वही लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को क्या कर दिया है? भगवान भरोसे छोड़ दिया है कि हम कठपुतली माइनस। हैं, अब जैसा भगवान नचाएंगे वैसे ही रहेंगे। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? धीरे 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 अपने, अब वो सोचते हैं कि हम कठपुतली का, कि वो मालूम है क्या कर रहे हैं? वो जो फ्री विल है, यानी वो चुनाव किसका करते हैं? वो चुनाव करते हैं नीचे जाने का, वो चुनाव करते हैं लाइफ में पिछड़ने का, वो चुनाव करते हैं गरीब होने का। क्या व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, भाग्य भरोसे कभी नहीं बैठना ये चाहिए उसका किसी ये भी उसका चीज को। चुनाव है। जब हम कहते हैं ना कि हम कठपुतली हैं, तो ये हमारा चुनाव है। हम कहते हैं कि हम कठपुतली हैं, यानी हम मान रहे हैं, हमने स्वीकार कर लिया कि हम कठपुतली हैं। और अब हम, हमारे पास हाथ में पतवार नहीं है। पतवार जो है वो किसी अदृश्य शक्ति ने ये ले क्या लिया है। चीज? हमारे पास केवल नाव है। लहर चाहे दाहिने ले जाए दाहिने जाएंगे, बाएं ले जाए बाएं ले जाएंगे, चाहे डुबा दे उसी में। अब हम क्या करते हैं? बहुत ही चालाकी से हम अपने फ्री विल का दुरुपयोग करने लगते हैं। हम अपने हाथ में जो पतवार है उसको पानी में फेंक देते हैं नाव का, क्योंकि हमको कुछ करना नहीं है। और हम अपने आप को शांत होकर के, पालथी मार के, आंख मूंद करके, और नाव के बीचों बीच बैठ जाते हैं और कहते हैं, प्रभु जहां आपकी इच्छा हो नाव को ले जाइए, चाहे आगे बढ़ाइए, चाहे पीछे ले जाइए, चाहे डुबा दीजिए उसी में। और बाद में जब हम डूब जाते हैं तो कहते हैं, बहुत खराब किस्मत थी, भगवान ने मुझे डुबा दिया। अरे हमने डुबाया अपने आप को, हमने पतवार फेंक दी, हम आंख मूंद करके बैठ गए। यही काम हम करते हैं। जनसंख्या को लेकर मैंने उस दिन भी कहा था आपसे कि हम जनसंख्या को बढ़ाते जा रहे हैं।
केवल एक ही चीज में हम लोगों ने बढ़ाना सीखा है, प्लस करना, और वो है पॉपुलेशन। दूसरा किसी चीज में हम बाकी किसी चीज को बढ़ाने कहते तो हम कहते हैं हम कठपुतली हैं, और उसमें हम जिंदा हो जाते हैं जब पॉपुलेशन की बात आती है। ठीक है, तो ये जोक्स अपार्ट, ये थोड़ी हंसी की बात है, लेकिन कहीं हम जिंदा हो जा रहे हैं, कहीं पतवार हम अपने हाथ में ले ले रहे हैं, और कहीं पतवार हम फेंक दे रहे हैं किनारे, पालथी मार के बैठ जा रहे हैं। जब कुछ करने का बात आ रहा है, लाइफ में आगे बढ़ने का बात आ रहा है, प्रोडक्टिव होने का बात हो रहा है, हम कहते हैं कि हम प्रोडक्टिव केवल एक चीज में रहेंगे, पॉपुलेशन में, बाकी तो सब भगवान के हाथ में है। तो वहाँ वहाँ पे भी ये तो लोग कहते हैं कि भगवान का ही तो मन था, इस वजह से जो है इतना हुआ, मतलब पॉपुलेशन की बिल्कुल सही, वजह मैं वही कह रहा हूं। हमने बड़ी चालाकी से अपने आप को एक ऐसे ट्रैप में फंसा लिया है जिसमें हम अपने हिसाब से व्याख्या करने सीख गए हैं। और उसका सबसे शुरुआत यहीं से होता है कि भगवान की इच्छा थी, पति पत्नी की इच्छा नहीं थी, भगवान की इच्छा थी खाली। भगवान आए और आपकी गोद में डाल के चले गए। या मैंने एक कर्मचारी का बताया था, उसने बताया मेरे कितने बच्चे हमारे घर में हमको पता ही नहीं है। तो कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि हम कहीं पर तो अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हैं, और कहीं पर हम अपने क्या किया, हमने अपने आप को एकदम खरपतवार की तरह अपने आप को छोड़ दिया है। नहीं, इस क्लास में बैठ के पढ़ने के पीछे उद्देश्य ये है कि अब आप अपने लाइफ का कंट्रोल लेना सीखिए अपने हाथ में। आप अपने आप आपकी लाइफ का ड्राइवर बनना सीखिए। हाँ, ये आपकी लाइफ है और आप इसको ड्राइव करोगे, ठीक है? तब जाकर के इस ड्राइविंग का आपको क्या होगा, आपको एक स्ट्रेंथ पता चलेगा कि हाँ, यस, यू कैन ड्राइव द लाइफ, और ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट की बात कह रहे हैं हम। अगर आप बहुत कुशलता पूर्वक आपके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता है, इसी पहले लीडरशिप पढ़ाया गया आपको, तब कॉन्फ्लिक्ट पढ़ाया जा रहा है। लीडरशिप आपने समझ लिया, लीडरशिप के गुणों को समझ लिया, तो उसमें एक गुण आया हुआ था इम्पार्शियलिटी, यानी लीडर जो होता है वो पक्षपात रहित होता है, वो पक्षपात नहीं करता। तो अगर पक्षपात करने का गुण आपके भीतर नहीं है, आपकी कोई कमजोरी नहीं है, समझिए बात को, अगर आपके भीतर कोई कमजोरी है तो पक्षपात होना स्वाभाविक है। चाहे अब मान लीजिए पैसे को लेके आप कमजोर है, तो जो पैसा खर्चा करेगा उसकी तरफ आप झुक जाएंगे। तो एक चरित्र की कमजोरी हुई ना ये, अगर चरित्र में कमजोरी है तो आप पक्षपात करने लगेंगे। या मान लीजिए कैरेक्टर का जो दूसरा पहलू जिसको हम लोग कहते हैं, कि मान लीजिए आप कैरेक्टर आपका ठीक नहीं है, तो उधर कहीं से अगर आपको रुझान मिलेगा तो उस रुझान की तरफ आप झुक जाएंगे, वहां आपका फैसला क्या होगा, फिर पार्शियल हो जाएगा। तो ये सारी शुरुआत, यानी अगर एक अच्छा लीडर है तो सबसे पहले उसको एडजस्टमेंट जो करना होगा वो अपने कैरेक्टर में करना होगा, तभी वो जाकर के आगे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाएगा। अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करेगा। उसके वजह से आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा कि एक खराब नेतृत्व करता, आप देखिए कोई कंपनी नीचे जाती है, ठीक है, तो जब नीचे जाना शुरू करती है, उसके शेयर्स नीचे जाने शुरू होते हैं, या कोई कॉलेज या स्कूल उसका परफॉर्मेंस खराब होना शुरू होता है, तो जो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिनका उसमें पैसा लगा है, जिनका उसमें समय लगा है, वो सचेत हो जाते हैं तुरंत। और वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो सीईओ हंटिंग होती है शुरुआत। सबसे पहले प्रिंसिपल को ढूंढा जाता है, अच्छा, या सबसे पहले किसी बड़ी कंपनी कोई खराब हो रही है तो उसके सीईओ को हंट किया जाता है, क्योंकि पता है कि सारी शुरुआत कहाँ से हो रही है, उसी मुखिया से हो रही है। अगर मुखिया सही है तो संस्था आगे बढ़ेगी, और मुखिया खराब है तो संस्था नीचे की तरफ जाएगी। अगर मुखिया पावरफुल है, पावरफुल यानी कैरेक्टर का पावर है उसके अंदर, उसका कैरेक्टर स्ट्रांग है, तो कैरेक्टर जब स्ट्रांग रहेगा तो संस्था बेहतर परफॉर्म करेगी, उसके शेयर्स ऊपर जाएंगे और उसका स्टेक ऊपर जाएगा, ठीक है। और जो लोग उस संस्था में काम कर रहे होंगे वो अपने आप को ऊपर महसूस करेंगे, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, या तो आप ऊपर जा रहे होते हो या नीचे जा रहे होते हो, दो ऑप्शन, ठीक है। तो इस बात को समझिए कि अगर हमारे भीतर वो गुण हैं जिनकी वजह से हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं या कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ठीक है, आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पहला, इट इज यूनिवर्सल प्रोसेस फाउंड इन एवरी सोसाइटी। कहीं ऐसा नहीं है, कोई समाज ऐसा नहीं है जिसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट ना मिले।
हर जगह मिलता है। इट इज द रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप। सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जानबूझ करके क्रिएट किया जाता है। यानी आप ये ना सोचें कि कॉन्फ्लिक्ट अपने आप क्रिएट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट अपने आप आ जाएगा कहीं से, नहीं। क्योंकि ये इंसानों की करनी का फल है। और इंसान कैसे करते हैं इसको? इंसान या तो जानबूझ करके करता है या अनजाने में उससे गलती हो जाती है, वो नहीं चाहते हुए भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट आप देखिए, द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज पर्सनल एंड डायरेक्ट। या व्यक्तिगत, यानी व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाएगा या घटाएगा। इसलिए व्यक्तियों की चुनाव करते समय अगर स्मार्ट चुनाव करने आता है लोगों को, तो वो लोग ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करते हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाते नहीं है। इंटरव्यू क्यों होता है? सब लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में, एक आधे घंटे के इंटरव्यू में सब कुछ किसी व्यक्ति के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता है। आप सहमत हैं इस बात से? नहीं। एक छोटे से इंटरव्यू में व्यक्ति के पूरे चरित्र का आकलन नहीं किया जा सकता है। नो सर। वो तो उसके पूरे चरित्र का आकलन तभी होगा जब वो काम करेगा। लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है? जब हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है? हम इंटरव्यू कंडक्ट करते समय सामने वाले से बातचीत करते हैं। उस बातचीत के क्रम में हमें ये पता चलता है कि वह, आप आधा घंटा किसी से बात करिए, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट किसी से बात करिए। अगर आप स्मार्ट और होशियार हैं तो उसकी पूरी साइकोलॉजी को समझ जाएंगे कि वह समस्या खड़ी करने वाला है और समाधान खड़ा करने वाला है। मैंने उसका रुझान क्या है, प्लस है या माइनस है, इतना ही पता करना है मीटिंग में। इंटरव्यू में आपको बस इतना ही पता किया जाता है कि आप किसी संस्था के को प्लस में ले जा सकते हैं, क्योंकि सब चीज नहीं पता किया जा सकता। कैरेक्टर आपका तब पता चलेगा जब, कैरेक्टर का जो क्लस्टर हमने पीछे डिस्कस किया था कि चरित्र तब पता चलेगा जब वो आदमी काम करने आएगा। तो चरित्र का आधे घंटे में आकलन नहीं हो सकता है। तो आकलन होगा क्या? केवल इस बात का आकलन किया जाएगा कि वह व्यक्ति पॉजिटिव की तरफ संस्था को ले जाना चाहता है या निगेटिव की तरफ संस्था को ले जाएगा। आखिर उसकी साइकोलॉजी है क्या, उसका फोकस है क्या? आपको पता है मनुष्य के मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम यह है इसका फोकस। फोकस इसका एक ही जगह पे रह सकता है, इसका फोकस दो जगह पे नहीं रह सकता। यानी हमारे मस्तिष्क में जो प्रभावी विचार है, वो प्रभावी विचार ही हमारे लाइफ को डायरेक्ट करते हैं। यदि मान लीजिए हम सोच रहे हैं किसी चीज के बारे में, किसी समस्या के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो हम उस समस्या के बारे में गंभीरता से तभी विचार कर पाएंगे जब हम फोकस कर पाएंगे उस समस्या पर। हम क्यों कहते हैं कि आप क्लासरूम में केवल कैमरा ऑन करके और बैठ गए हैं और आप सुनते चले जा रहे हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कान में भी आदमी बोल रहा होता है, और अगर हम फोकस यानी अपना फ्री विल उसके साथ नहीं लगाते हैं तो हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को नहीं सुनेगा। ठीक है, यहीं पे जितने लोग बैठे हैं उसमें कुछ लोग के कैमरे दिख रहे हैं, कोई जम्हाई ले रहा है, कोई ऊँघ रहा है, कोई उसी में किसी से कह रहा है चाय ले आओ, कोई कह रहा है पकौड़ी लाओ, कुछ कह रहा है इसी में। ठीक है, सब कुछ चल रहा है इसी में। लेकिन कहने का मतलब क्या है, फोकस हमारा, हर व्यक्ति का फोकस वो उसके प्रायः तो कंट्रोल में नहीं होता है। वो प्रायः तो आदमी को ये लगता है कि अरे, लेकिन आप महसूस किए ना इस चीज को, कितने लोग फोकस समझते हैं? फोकस क्या होता है? इनर विल। किसी चीज को हम सुनना, आप हमको कुछ भी कहते रहे, हमको सुनना ही नहीं है, हमको ध्यान ही नहीं देना है उस पर। ध्यान, क्लासरूम में छोटे से क्या चिल्लाता है टीचर, है सुरेश तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अब सुरेश खिड़की के बाहर देख रहे हैं, क्लासरूम में बैठ के खिड़की के बाहर देख रहे हैं, कहीं दूर फुटबॉल मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, या कुछ देखने लायक दृश्य है, तो सुरेश खिड़की सामने टीचर चिल्ला रहा है पूरी एनर्जी लगा के, सुरेश को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुरेश बैठे हुए हैं सामने, कभी कभी तो सुरेश पहले बेंच पे बैठे हुए हैं और सुरेश को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुरेश अपना मौज रहे हैं, कुछ सोच सोच के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और टीचर कह रहा है गणित पढ़ा रहा हूँ, इसमें मुस्कुराने की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो यहाँ जोड़ा घटाया जा रहा है, इसमें क्या मुस्कुराहट। लेकिन सुरेश मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि सुरेश कल जो पिक्चर देखे थे शोले, उसमें उनको गब्बर का डायलॉग याद आ रहा है। तो यानी हमारे शरीर के भीतर दो लोग हैं, एक हम सशरीर और एक हमारा फ्री विल, जो फोकस, जिसको हम जहां चाहते हैं
वहां डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं मन की उड़ान, यानी दिल दिमाग शरीर। हम कहते हैं आप बैठिए तो ये सारा चीज, और इसमें सबसे कठिन होता है, आपको पता होगा, दुनिया में कहा जाता है कि जिसने मन को जीत लिया सब कुछ जीत लिया। सुना है आप लोगों ने? तो मन क्या होता है? मन के बारे में तो यही बात कहा जाता है कि मन तो बहुत चंचल है। ये चंचल किसको हम कह रहे हैं बताइए? सबके पास मन है और सबका मन चंचल है। अब बताइए मन क्या होता है, डिफाइन करिए, परिभाषित करिए इसको। कौन परिभाषित करेगा? मनोज, मनोज कुछ बताओ। यस सर। बताओ मन चंचल क्या मतलब है इसका? सर किसी चीज पे हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे तो उसी को चंचलता कहते हैं। अच्छा, और कौन बता रहा है? मनीष? सर जो हम किसी चीज को देखते हैं, चाहे वो हमारे विजुअल हो या ना हो, और उसके तरफ जब हम आकर्षित हो जाते हैं, उसको पाने की इच्छा रखते हैं, वही हमारा मन है। अरे क्लासरूम में क्या पाने की इच्छा है यार? क्लासरूम में तो मेरी बात सुननी है चुपचाप, लेकिन आप मेरी जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ उसमें से कितनी बात सुन रहे हो? यदि सर हम लोग कहीं सीखते हैं किसी चीज को तो हमारे दिमाग में और सारी चीजें चलती रहती है, दिमाग वहाँ थोड़ा लगा रहता है कि ये काम वहाँ पेंडिंग में है, ये चीज वहाँ पे है, तो इसलिए स्थिरता नहीं बन पाती। एकदम एकदम सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमको जो सबसे पहली चीज लाइफ में सीखनी है, या जो सबसे पहली चीज लाइफ में हमको समझनी है, वो समझनी है कि हमारे भीतर ही एक हमारा एक ऐसा, अब उसको चाहे आप शत्रु, कुछ लोग ये कहते हैं कि मन तो शत्रु है और उस शत्रु पर विजय पाना आसान है। मैं कहता हूं मन को आप शत्रु मत मानिए, या हमको मन को शत्रु नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मन को अगर हम शत्रु मान लेंगे तो फिर हम अपने अंदर ही जो है लड़ाई शुरू कर देंगे। ठीक है, हम अपने अंदर ही भिड़ने लगेंगे। तो मन को शत्रु के रूप में नहीं मानना चाहिए। मुझे लगता है मन को ऐसे समझना चाहिए कि मन और आप, ये दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है। आप ये समझिए, और दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, बहुत सारा काम है, करना है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, ऐसे करना है, वैसे ये चल रही है, लेकिन अभी सामने में वर्तमान समय में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? वो महत्वपूर्ण है कि हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, जो क्लासरूम में हम बैठे हुए हैं, इसको अधिक से अधिक चीजों को समझें, इससे आत्मसात करें। लेकिन साथ ही मन भी है, वो मन हमको दूसरी तरफ खींच रहा है, या हमारा फोकस दूसरी तरफ डायरेक्ट हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है। ये इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि मन से आप दोस्ती करना सीखें, मन को कहें, समझाएं। फॉर इंस्टेंस, क्योंकि हम अपने शरीर में लड़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम मन को कहें कि ठीक है, वो काम पेंडिंग है, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं नोट कर लेता हूँ, मैं अभी करूंगा उस काम को, लेकिन अभी सर के साथ डिस्कशन चल रहा है, इसमें पूरी शिद्दत से पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये काम हम कर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं। और हम अगर ऐसा करना सीख जाएं तो हम देखते हैं कि मन वाली भी हो जाती है, और आपके लिए, क्योंकि एक सामंजस्य बैठाना है मन के साथ और हमारे आपके साथ। बहुत सारे लोग होते हैं लाइफ में, आपको मिलेंगे, बहुत भयंकर मूडी होते हैं वो, ठीक है, उनके लाइफ जो है, पूरा लाइफ उनका मूड ही गवर्न करता है। छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े, हर मिनट उनके मनोभाव बदलते रहते हैं। अब बैठे बैठे रहेंगे, अचानक नाराज हो जाएंगे, अचानक खुश हो जाएंगे। अब सामने वाला जो मतलब समभाव में रहता है, हमेशा एक स्थायी भाव में रहता है, उसको टेंशन हो जाता है कि भाई पता नहीं क्या होने वाला अगले क्षण, ये ज्वालामुखी फटेगा, कि ये ज्वालामुखी आज शांत रहेगा, कि शाम तक फटेगा, कि कल फटेगा। ऐसे लोग भी देखा है, जो अपने भीतर अपनी चीजों को ही अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि अब पूछिए कि क्या बात है, काहे मुंह बना के बैठे हो, तो कहेंगे मूड नहीं ठीक है आज। मुझे पूछिए क्या प्रॉब्लम हो गई, सुबह से कोई समस्या हो? कहेंगे नहीं, कोई समस्या नहीं हुई है, सब कुछ दुनिया में अमन चैन है, चारों तरफ शांति है और राम राज्य चल रहा है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन ठीक नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? एक व्यक्ति जो अभी तक अपने मन को नहीं समझ सका है,
वह मन के सहारे ही चल रहा है, वह लाइफ में अचीवमेंट कैसे करेगा? अभी उसका पढ़ने का मन कर रहा है, 1 घंटा बाद उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा, किताब उताब फेंक देगा उठा के। एक लड़का हमको मिला, पीएचडी कर रहा था गोरखपुर विश्वविद्यालय में। एक दिन मैंने मतलब उसके दोस्त ने मुझे बताया कि उसने क्या किया, अपना सारा कॉपी वापी इकट्ठा किया, सारा जला दिया, सब जितना पीएचडी का रिसर्च उसर्च जितना लिखा था सब फूंक दिया उसने। पूछा गया भाई ऐसा क्यों हुआ, तो कहे सर कभी कभी उसको दौरा पड़ता है, यानी कभी कभी वो इतना मूडी हो जाता है कि उसको लगता है कि दुनिया बिल्कुल बेकार है और हम कुछ नहीं, इस संसार में सब बेकार है, सब व्यर्थ है, और एक अजब अलग तरह का उसका सोच हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो पीछे मनीष के भगवान कृष्ण हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख करके, और भगवान कृष्ण की बात इसीलिए मुझे याद आ रही है मनीष से, इसीलिए मैंने पूछा भी कि भगवान कृष्ण को देखता हूं तो एक ही बात याद आती है कि उन्होंने ये बात बहुत कई बार कहा है, बहुत बार कहा है, और गीता में जो हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बार बार यही कहा गया है, यही वो कहते हैं बार बार कि आप क्या करो, अपने भीतर एक समभाव ले आओ। मिनट मिनट आप मन के हिसाब से मत चलो, जब मन अच्छा है तो करेंगे, अगले पल मन खराब है तो नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0, लास्ट में सारा हमारा किया जरा सब बेकार। अगर आप समता रखते हैं अपने बात, अपने मन को आपने समझ लिया है, समझना चाहते हैं, तो ठीक है, मन में विचार आएंगे, काम करना है आपको दूसरी, बस ये समझ लीजिए कि ये मन का ट्रिक है, डाइवर्ज करना। मन इसीलिए बनाया गया है मनुष्य के भीतर, डाइवर्जेंस क्रिएट करने के लिए। तो डाइवर्जेंस को आपने समझ लिया, मन को आपने समझ लिया, तो आप डाइवर्जेंस समझ जाते हैं, तो डाइवर्जेंस को आप क्या करते हैं, हैंडल करना सीखा। मैनेजमेंट वही अच्छा व्यक्ति कर सकता है जो अपने भीतर के डाइवर्जेंस को, पहले अपने भीतर के कॉन्फ्लिक्ट पढ़ रहे हैं ना हम, तो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट हमारे मस्तिष्क में है। अभी जैसे निरंकार ने कहा कि सर बहुत सारा काम है दिमाग में चल रहा है कि होना चाहिए, वो भी जरूरी काम है, लेकिन क्या वो इसी 1 घंटे में जब हम पढ़ रहे होते तभी वो काम जरूरी होना होता है? अभी जैसे क्लास खत्म होगा फिर वो जरूरी काम कहाँ चला जाएगा? तो सबसे ज्यादा इसीलिए हमने कहा कि ये मस्तिष्क सभी व्यक्तियों के भीतर है, और सभी व्यक्ति इस कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं, और इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो मनुष्य के भीतर कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए वो बाहर आ जाता है, ठीक है। इसलिए कहा गया कि द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज पर्सनल एंड डायरेक्ट, यह बिल्कुल वैयक्तिक है, क्योंकि मस्तिष्क में ही है हमारे कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए वो बाहर आ जाता है। अगर हम मस्तिष्क के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना सीख लेंगे तो हम बाहर के कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व करना सीख लेंगे। इट इज बेसिकली एन इंडिविजुअल प्रोसेस, इट्स एम इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द अचीवमेंट ऑफ द गोल और एन ऑब्जेक्ट, बट इज रादर डायरेक्टेड टू डोमिनेट अदर्स और टू एलिमिनेट द अपोनेंट। जैसा कि प्रियंका ने कहा कि ये ईगो क्लैश भी होता है, ईगो आता है लोगों के मन में, और ईगो ही उसका बहुत बड़ा एक कारण बनता है, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट की 5वीं देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हुआ है, और अगर आप इसको समझें, कॉन्फ्लिक्ट इज ऑफ ब्रीफ ड्यूरेशन, टेम्पोररी, इंटरमिटेंट इन कैरेक्टर, बट वंस बिगन द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस इज हार्ड टू स्टॉप, इट टेंड्स टू ग्रो मोर एंड मोर bitter as it proceeds. Being temporary, it gives way to some form of accommodation. मैंने क्या कहा, सबसे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट हमें समझना है वो कॉन्फ्लिक्ट हमारे भीतर का समझना है। अगर हमने अपना और अपने मन का, यानी मैं हूं, मैं कौन हूं, दर्शन का प्रश्न है, हु एम आई, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, मैं कौन हूं, बताइए। मैं कौन हूं, कौन बता रहा, आप कौन हैं, हु आर यू? आप कहेंगे कि मैं पद्मिनी हूं, कोई कहेगा मैं प्रियंका हूं, कोई कहेगा निरंकार हूं, कोई कहेगा सर्वेश हूं, यही हैं आप? तो सबसे पहले तो आप अपने आप को समझें
या मैं अपने आप को समझूं कि मैं वो हूं जो मैं शुरू से, यानी जब से मैं पैदा हुआ, जब से मैंने होश संभाला, तब से मैं चेंज नहीं हुआ, यानी मैं हूं। आई एम ऑलरेडी देयर, ऑलवेज देयर। हैं आप और हम, है ना? हम बदल नहीं रहे ना? बदलते क्या है? बदलता हमारे भीतर का मस्तिष्क है, हमारा शरीर बदलता है, लेकिन हम एज ए कॉन्सियसनेस नहीं बदलते। जो बचपन में थे वही हमको आज भी है, याद है। हम बचपन में थे, हमारे साथ ये हुआ, फिर हम बड़े हुए, कक्षा 10 में थे ये हुआ, 12 में थे ये हुआ, 15 में थे ये हुआ, 17 में थे ये हुआ, तो हमको याद है वो सारी चीजें। यानी मैं नहीं बदलता, बदलता क्या है? मन, जो माइंड है वो प्रतिपल बदल रहा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपस का, हम मन को निकाल के फेंक नहीं सकते, उसी तरह संस्थान से हम लोगों को निकाल के फेंक नहीं सकते। अगर हम लोगों को निकाल के फेंक देंगे तो काम किससे करवाएंगे? काम कौन करेगा? तो मन को हम जैसे निकाल के फेंक नहीं सकते, उसी तरह संस्थान से लोगों को निकाल के नहीं फेंक सकते। तो जैसे मन को हम क्या करेंगे? मैनेज करते हैं। मैंने निरंकार को एक छोटा सा फार्मूला बताया, आप नोट कर लीजिए, आपके दिमाग में जो काम आ रहा है उसको एक टाइम असाइन कर दीजिए। ठीक है, मैं शाम को 5 से 6 के बीच में तुमको करूंगा। अब तब आप देखेंगे वो विचार आपका शांत हो गया। इसको कहते हैं सिरवाना। ठीक है, एक टाइम लिमिट दीजिए और उसको लिख दीजिए, वो आपका विचार ठंडा पड़ जाएगा। फिर दूसरा विचार आएगा, फिर उसको भी नोट कर दीजिए, कहे ठीक है तुम्हारे लिए टाइम असाइन करता हूं, कर दूंगा, लेकिन अभी तो जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो। तो देखेंगे धीरे धीरे आपका मन और आप एक आपसी तालमेल में आ जाते हैं, और आप एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना अपने भीतर सीखते हैं, और इसी तरह आप कॉन्फ्लिक्ट बाहर रिजॉल्व करना सीख जाते हैं। बहुत टेक्निकल, हल्की टेक्निकलिटी है, लेकिन अगर आपने समझ लिया तो आप आगे हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना। और इस क्लास का उद्देश्य भी यही है, आपको ये सिखा देना कि लाइफ में आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को आप कैसे बहुत स्किलफुल तरीके से कर सकते हैं। तो आज से शुरू हो जाइए, पहले अपने ऊपर ट्राई करिए, आप और आपके मन के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं, और फिर आप आते हैं आगे दूसरे के बाहर के लोग, क्योंकि वहां भी मन होगा उस व्यक्ति के अंदर, होगा ना, वो भी अपने से जूझ रहा होगा। तो हो सकता हो कि आपके द्वारा कोई कही हुई बात उसके कॉन्फ्लिक्ट को कम कर दे, उसके मन के कॉन्फ्लिक्ट को कम कर दे, और वो कॉन्फ्लिक्ट जब वहां कम होगा तो आपके संस्थान में कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाए। तो ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज आज कॉन्फ्लिक्ट पे 1 घंटे की क्लास। और इसमें अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो डिस्कशन का है, तो आप पूछ सकते हैं, 5 मिनट का समय है। ठीक है, और इसको समझ करके आप बहुत बेहतर तरीके से आप अपने लाइफ की चीजों को, अफेयर्स को, जितने भी चीजें हैं उन सबको आप बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले आपको अपना और अपने मन का करना है। दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है, और दोनों मिलकर के ही कोई काम को अंजाम देते हैं। आप और आपका मस्तिष्क, मैं और मेरा मस्तिष्क, तो ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तब कोई चीज। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो उसका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और आप में से मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप में से अगर आप चाहें तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, और कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि आप कुछ पूछते नहीं हैं, इसका मतलब ये लगता है कि आप वाकई कुछ सुन नहीं रहे हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, एक जिंदा व्यक्ति बैठा है और इतना 1 घंटे का डिस्कशन हुआ और उसके दिमाग में एक भी प्रश्न नहीं आया, ऐसा कैसे हो गया? कुछ आना चाहिए, कुछ आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए जहां आपने अच्छे से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया हो, तो ये क्लास सजीव हो जाएगी, अदरवाइज ये निर्जीव रहेगी। बताइए, आप में से किसी ने कोई लेटली कोई कॉन्फ्लिक्ट मैनेज किया है? सर ऑनलाइन क्लास के दौरान हम लोग डेली कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहे हैं। क्लास चल रही है, उसमें क्या 10 काम कॉन्फ्लिक्ट? है, वो भी मैनेज करना है और ये क्लास भी करना है। ये सबसे बड़ा बहुत अच्छी बात, बहुत ऑनेस्टली आपने इस बात को कहा कि सर क्लास भी मैनेज करना है, घर भी मैनेज करना है, बस यही सीखना है। ये कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यही है। बच्चा आ रहा है, कैमरे में झांक रहा है, उसको मार नहीं सकते, उसको उठा घर से बाहर नहीं फेंक सकते, क्योंकि अपना बच्चा है, आपकी जान बचती है उसमें।
आप डांट भी नहीं सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना भी है, तो आप प्यार से पढ़ना उसको भी धीरे है। से क्या कर रहे हैं, सर प्यार नमकीन से आप पकड़ा धीरे रहे से थे, उसको कोई किसी भी तरह से, लाके दे हाँ बार बार कैमरा इतना ऑन ही करी करना जा है, रहा है। इसी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। मुझे लगता है हम भी सब लोग सर आनंदित हुए होंगे ये सुन करके। हम भी सर मैनेज किए, अभी जाने वाले सबके थे साथ यही हो रहा है ना, इसीलिए। हाँ निरंकार हम भी सर बताइए। गोरखपुर निकलने वाले थे, गांव पे आए हैं, तो हाँ फिर हम सोचे आपका क्लास कर ले, मैं 1 घंटे अपने मन को शांत किए, तो हम बाद में जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपको। हाँ प्रियंका बताइए। सर कह रहे हैं सब लोग उसी चीज से जूझ रहे हैं जो अभी पद्मिनी बताई है कि फैमिली बिल्कुल मैं सहमत हूँ, दिखता भी है, बिल्कुल ऑनलाइन बिल्कुल, क्लास, फैमिली भी है, बेबी को देखना, बेबी की क्लासेस, सर सब लोग उसी से जूझ रहे बेबी को हैं। देखना, तो सबसे बेबी बड़ा के संघर्ष पापा को वही देखना, बेबी के बाबा को देखना, सभी लोग घर पे हैं, तो सबको मैनेज करना है भाई। ठीक है, संघर्ष ही है। क्योंकि क्योंकि अपने कल्चर में क्या है, अपने बेबी कल्चर में जो बाबू सबसे सबको बड़ी भी समस्या है, हाँ, और अपने कल्चर में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर लेडीज है घर में, तो लोगों को ये लगता है कि कुछ ना कुछ मांगते रहो उससे, कुछ ना कुछ। अगर वो बहू है घर की, तो जैसे बहू के साथ तो बहुत बड़ी समस्या है। बहू के साथ ये है कि भाई बहुत बड़ी सर, बहू बहुत है घर ज्यादा। में, पहले यही प्रश्न था, बहू है घर में। तो अगर बहू है घर में, सास भी है घर में, ससुर भी है, देवर भी है, 2-3 बच्चे हैं, तो आप समझ लीजिए सबकी बारी बारी से डिमांड कुछ ना कुछ आएगी। और एक स्मार्ट बहू वही है जो किसी को मना नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको सबका मन रखना है। आ, कोई उसके चंगुल में फंसता है तो वो उसका पति होता है, जो बाद में निपटती है उससे, लेकिन वो सबसे लास्ट में रहता है, लेकिन बाकी सबको वो दुखी नहीं कर सकती है। क्योंकि ये टॉपिक अपने अपने यहाँ सबसे बर्निंग टॉपिक है कि आप घर में रहते हो पढ़, और लेडीज लोग को जब कोई पढ़ते हुए देखता है, तो उसका मतलब घर के जेंट्स को ये लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो मतलब आप क्लास में आके पढ़ लिए वो तो ठीक है, वो गेट पे छोड़ के गए गार्जियन, आप क्लास में बैठे पढ़ लिए, वहां तो आप सेफ हैं, लेकिन घर में रहते हुए पढ़ना अपने हाँ, आप में बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। ये बहुत सर, बिल्कुल बहुत मैं बड़ा चैलेंज है। जेंट्स जेंट्स लोगों को तो नहीं उतनी चैलेंज है, लेकिन लेडीज को तो मैं समझ सकता हूँ कि लेडीज के लिए तो हम लोग देख रहे हैं। जेंट्स तो सर मैं देखा हूँ कॉलेज, बैठे बैठे कुछ, सर हम लोग के लिए कॉलेज इज द सेफेस्ट प्लेस। एक बहुत बार बहुत बिल्कुल कॉलेज सही कहा गेट आप। के अंदर गए तो घर का झमेला करता हूँ। बिल्कुल सही है, ये तकलीफ हम, चूंकि वाकई हम लोग जेंट्स हैं, तो हम लोग इस चीज को केवल महसूस कर पा रहे थे या देख के समझ रहे थे, लेकिन अभी जब क्लास ले रहा हूं तो मुझे लग रहा है, जब आपका बेटा झांक रहा था कैमरे में, तो मुझे लग रहा था कि कितना चुनौतीपूर्ण है ये काम। सर उसका ट्यूशन ठीक है, क्लास खत्म हुआ और उसके बाद से वो लगातार शुरू है, जब मुझे भूख लगी है। वही वही वही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि दो स्तर पे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की जरूरत है। लेडीज लोग तो ये कर लेती हैं बहुत अच्छे से, मैं देख भी रहा हूँ, लेकिन जेंट्स लोगों को मुझे लगता है आगे आप जाकर के आप प्रिंसिपल, मैनेजर या जिम्मेदारी के पद लेंगे, तो वहां सबसे पहले आप अपना कॉन्फ्लिक्ट जो मस्तिष्क का है उसको मैनेज करना सीखिए, और फिर उसके बाद आप बाकी चीजों को मैनेज करना सीख लेंगे। और मुझे लगता है इसमें माताएं बहनें जो हैं, ये लोग ज्यादा बेहतर हम लोग को सिखा सकते हैं इस मामले में कि कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे किया जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रायः जो स्कूल का प्रिंसिपल जो बनाया जाता है, वो प्रायः इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, वो आपने देखा होगा प्रिंसिपल जो होते हैं वो लेडीज ही होती हैं, लेडीज को बनाया जाता है। और लेडीज पे अपना पूरा पब्लिक सिस्टम, माने जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम अपने देश में चल रहा है, वो आप समझ लीजिए कि वो लेडीज के सहारे चल रहा है। इसमें ज्यादातर लेडीज, यानी जो 8 बजे अपने घर से काम और धाम करके आती हैं, 2 बजे तक छोड़ करके घर पे फिर पहुंच जाती हैं, ये उन्हीं का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। इसमें 70% जो योगदान है पब्लिक स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का, वो लेडीज लोगों की वजह से ही चल पा रहा है, अदरवाइज ये आसान नहीं होता। जेंट्स का योगदान है उसमें, ऐसा नहीं कि जेंट्स पीछे कम है। हैं, लेकिन कंपैरेटिव लेडीज, उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा है, और वो दोनों चीजें मैनेज कर रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बहुत ही मतलब सीखने वाली चीज है कि ये कैसे हम लोग इन चीजों से सीख सकते हैं। तो बहुत अच्छा है आप सब लोग आज की क्लास में आए, और इन चीजों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। क्लास को सजीव बनाने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे की क्लास जो है
और रुचिकर होगी, क्योंकि मैनेजमेंट मैंने बताया कोई ये विषय नहीं है, यह विषय अपनी समस्याओं को कैसे निपटा जाए, उन समस्याओं को कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग क्लास में आए, और किसी को कुछ पूछना नहीं है तो खत्म किया जाए आज का। ठीक है, बहुत ज्यादा समय भी लेना ठीक नहीं, क्योंकि सबको मैनेज करना है घर में। ओके, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू। सर थैंक यू सर। सर। थैंक यू।